नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो पहली क्राइम की कहानी है वो है सतारा, महाराष्ट्र से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। महाराष्ट्र के जिले सतारा का रहने वाला 30 साल का आकाश सावले पिछले 2-3 सालों से मुंबई से सटे ठाणे जिले के वाडेगर गांव में अपनी पत्नी किरण के साथ रहता था। दोनों ने लव मैरिज की थी। प्रेमिका से पत्नी बनी किरण को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो, इसके लिए आकाश रात दिन मेहनत करता था। वो एक व्यवहार कुशल युवक था, इसलिए वो जल्द ही बस्ती के लोगों से घुल मिल गया था। आकाश सावले जो कमाता था, सारे पैसे किरण के हाथों पर रख देता था। पति की इस ईमानदारी पर किरण काफी खुश थी। उसे ऐसा लगता था कि उसने अपने जीवन के प्रति जो फैसला किया था वो सही था। लेकिन उसकी ये सोच कुछ दिनों बाद ही गलत साबित हो गई। आकाश सावले जब अपने काम पर चला जाता तो घर का सारा काम निपटाने के बाद घर में अकेली किरण का मन ऊब जाता था। उसका टाइम पास नहीं होता था। वो चाहती थी कि वो भी कहीं नौकरी करे, इससे टाइम भी पास हो जाएगा और 4 पैसे भी घर आएंगे। इस बारे में उसने पति आकाश से कहा कि दोनों काम करेंगे तो उनकी आय भी बढ़ेगी और उनके सारे सपने भी पूरे हो जाएंगे। किरण की ये बात आकाश सावले को ठीक लगी। यही नहीं, उसने अपने एक परिचित के सहयोग से पत्नी को भिवंडी के एक कारखाने में काम पर भी लगवा दिया। रविवार 9 अगस्त 2020 की शाम 5 बजे किरण सब्जी लेने के लिए जब घर से निकली तो फिर वापस लौट कर नहीं आई। आकाश सावले को किरण की चिंता सता रही थी। जैसे जैसे अंधेरा घना होता जा रहा था, वैसे वैसे आकाश के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। रात किसी तरह से बीत गई। किरण का मोबाइल भी स्विच ऑफ था। सुबह होते ही बस्ती के लोगों के साथ मिलकर उसने किरण की तलाश शुरू कर दी। पूरा दिन उसने अपने नाते रिश्तेदारों से किरण के बारे में पूछताछ की, लेकिन कहीं से भी उसकी जानकारी नहीं मिल सकी। पूरे 24 घंटों तक आकाश सावले अपने दोस्तों, जान पहचान वालों के साथ किरण की तलाश करके जब थक गया और किरण का कहीं पता नहीं चला, तो उसने पुलिस को पत्नी के गुम होने की सूचना देने का फैसला किया। आकाश ने थाना कोनगांव जाकर वहां के ड्यूटी अफसर एसआई जीवन शेरखाने को सारी बातें बताई और किरण सावले के गायब होने की सूचना दर्ज करवा दी। पुलिस ने किरण की गुमशुदगी दर्ज करके उसके हुलिया और फोटो के आधार पर अपनी जांच शुरू कर दी। शिकायत दर्ज हुए अभी 12 घंटे भी नहीं हुए थे कि कोनगांव पुलिस को एक चौंकाने वाली खबर मिली। 12 अगस्त 2020 की सुबह लगभग 9 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से ये खबर आई कि मुंबई नासिक हाईवे रजनौली नाका भिवंडी में स्थित टाटा मंत्रा बिल्डिंग के पीछे किसी युवती का शव पड़ा हुआ है। चूंकि ये क्षेत्र थाना कोनगांव के अंतर्गत आता था, इसलिए कोनगांव थाने के एसआई जीवन शेरखाने तुरंत अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने प्रारंभिक कार्रवाई करने के बाद शव की शिनाख्त के लिए आकाश सावले को बुला लिया। मामला काफी जटिल और सनसनीखेज था। एसआई ने इसकी जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ थाना प्रभारी आरटी काटकर को भी दे दी। एसआई जीवन शेरखाने अभी अपने सहयोगियों के साथ मामले की जांच कर ही रहे थे कि सूचना पाकर थाने के डीसीपी अंकित गोयल और थाना प्रभारी काटकर भी मौका वारदात पर आ गए। डीसीपी अंकित गोयल ने युवती के शव और घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी काटकर को कुछ निर्देश देकर अपने ऑफिस लौट गए। उनके जाने के बाद थाना प्रभारी काटकर ने मामले की औपचारिकता पूरी करके युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिवंडी के सिविल अस्पताल भेज दिया और थाने लौट आए। थाने आकर केस दर्ज करके उन्होंने जांच शुरू कर दी। इसके पहले की पुलिस टीम उस युवती की मौत की कड़ियां जोड़ पाती, मामले में एक नया मोड़ आ गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मामले को उलझा दिया था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने इस बात का खुलासा किया कि युवती की मौत एक साजिश के तहत हुई है, जिसे हत्यारे ने बड़ी होशियारी से अंजाम दिया था। हत्यारे ने किरण सावले की हत्या करके उसके शव को पेड़ से लटका दिया था। हत्यारे ने यह काम 3 दिन पहले किया था। इससे साफ हो गया था कि किरण की हत्या सोची समझी साजिश के तहत की गई है। ये जानकारी मिलने पर क्राइम ब्रांच भी सतर्क हो गई। क्राइम ब्रांच के डीसीपी प्रवीण पवार ने मामले की गंभीरता को समझा और जांच का कार्य क्राइम ब्रांच यूनिट 3 के इंस्पेक्टर संजू जॉन को सौंप दी। इंस्पेक्टर संजू जॉन ने एक टीम का गठन किया और फिर कोनगांव पुलिस के साथ मामले की समांतर जांच शुरू कर दी। साथ ही अपने मुखबिरों को भी जिम्मेदारी सौंप दी।
क्राइम ब्रांच के मुखबिरों ने 24 घंटे के अंदर ही इंस्पेक्टर संजू जॉन को ये खबर दे दी कि इस घटना का मुख्य आरोपी दीपक रूपोते डोंबिवली पश्चिम इलाके में घूम रहा है। खबर महत्वपूर्ण थी, इसलिए इंस्पेक्टर संजू जॉन ने इस खबर को तुरंत कोनगांव पुलिस थाने से साझा किया और पूरे डोंबिवली पश्चिम में अपना सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। नतीजा जल्दी ही सामने आ गया। क्राइम ब्रांच टीम और कोनगांव थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान में दीपक रूपोते को कोपर ब्रिज के पास से दबोच लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम दीपक जगन्नाथ रूपोते बताया। उससे क्राइम ब्रांच ऑफिस में पूछताछ की गई तो दीपक अपना गुनाह स्वीकार करने में आनाकानी करता रहा, लेकिन जब उसके साथ सख्ती की गई तो वो तोते की तरह बोलने लगा। उसने किरण सांवले की हत्या का पूरा राज खोल दिया। 21 साल का दीपक अच्छी कदकाठी का युवक था। उसके पिता का नाम जगन्नाथ रूपोते था। जगन्नाथ रूपोते मूल रूप से महाराष्ट्र के लातूर जिले के रहने वाले थे। सालों पहले वो अपने परिवार के साथ कल्याण के गोविंद नगर इलाके में आकर बस गए थे। रोजी रोटी के लिए उन्होंने मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली। दीपक रूपोते उनका इकलौता बेटा था जिसे घर के सभी लोग बहुत प्यार करते थे। जगन्नाथ और उनकी पत्नी चाहती थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर काबिल बन जाए। इसके लिए वो उसकी सारी जरूरतें पूरी करते थे, लेकिन नतीजा उल्टा ही निकला। पढ़ाई लिखाई में उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किल से 10वीं पास की। अच्छी शिक्षा दीक्षा न होने की वजह से उसे कोई अच्छा काम भी नहीं मिल सका। जिस जगह दीपक रहता था उस जगह के ऑटो ड्राइवरों से उसकी अच्छी दोस्ती थी, लिहाजा दीपक ने भी तय कर लिया कि वो भी ऑटो रिक्शा चलाएगा। दोस्तों की मदद से उसने अपना लाइसेंस भी बनवा लिया, लेकिन उसके माता पिता को उसका ऑटो चालक बनना पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि उनका बेटा ड्राइवर बनने के बजाय किसी अच्छी नौकरी में जाए, लेकिन उनके सपने सच नहीं हुए। दीपक ने माता पिता की एक नहीं सुनी और ऑटो चलाने लगा। ऑटो चालक बनने के बाद उसके माता पिता ने उसके योग्य लड़की की तलाश की तो उनकी ये तलाश जल्द ही पूरी हो गई। गांव के ही एक रिश्ते की लड़की उन्हें पसंद आ गई। करीब 5 साल पहले दीपक की शादी पूरे रस्म रिवाज के साथ हो गई। शादी के शुरुआती दिनों में दीपक पत्नी के प्यार में आकंठ डूबा रहता था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर किचकिच शुरू हो गई। ये तब और बढ़ गई जब वो 2 बच्चों का पिता बन गया। दीपक चाहता था कि उसकी पत्नी बच्चों को संभालने के साथ साथ पहले जैसे ही बन संवर कर रहे, लेकिन गांव के परिवेश में पली बड़ी उसकी पत्नी चाहकर भी उसके हिसाब से रह नहीं पाती थी, जिसकी वजह से वो दीपक के दिल में अपनी जगह नहीं बना पा रही थी। दीपक के दिल में अपने लिए बेरुखी देखकर पत्नी ने उसका दिल जीतने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। वो जब ऑटो चलाकर आता तब वो उसकी मनपसंद की साड़ी पहनती, उसकी पसंद का खाना बनाती, मीठी मीठी बातें करके उसका दिल जीतने की कोशिश करती। इसके बावजूद भी दीपक उससे दूरी ही बनाए रखता था। दरअसल रंगीन मिजाज दीपक अपनी पत्नी में वही छवि देखना चाहता था जिस तरह की सुंदर हसीन युवतियां उसके ऑटो में बैठती थी। शादी के पहले दीपक ऐसी ही युवती की कल्पना किया करता था जो उसे अपनी पत्नी में नहीं दिखाई देती थी। ऐसा रिश्ता भला कितने दिन चलता। रोज रोज की जली कटी सुनने के बजाय एक दिन उसकी पत्नी ने उससे और बच्चों से अपना रिश्ता खत्म कर उसका घर छोड़ दिया। 8-10 महीने अकेले रहने के बाद दीपक की जिंदगी में किरण सांवले आई। किरण सांवले और दीपक का मिलना एक संयोग था। किरण हमेशा अपने काम पर जाने के लिए बस स्टॉप पर आती थी। अगर कभी उसकी बस समय पर नहीं आती तो मजबूरी में उसे ऑटो से जाना पड़ता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। संयोग से उस दिन किरण के पास ऑटो का पूरा किराया नहीं था। ऐसे में दीपक ने उसकी मदद की। दूसरे दिन जब किरण ने उसे बाकी किराया देने की कोशिश की तो दीपक ने लेने से मना कर दिया। बस यहीं से दीपक और किरण एक दूसरे के करीब आ गए। किरण ने दीपक का फोन नंबर भी ले लिया। अब जब भी किरण को समय पर बस नहीं मिलती तो वो दीपक को फोन करके बुला लेती। दीपक उसे उसके कारखाने पहुंचा आता था। 2-4 बार दीपक के ऑटो में आने जाने पर दोनों की झिझक भी दूर हो गई। दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगे। दोनों ने एक दूसरे के सामने अपने अपने जीवन के सारे पन्ने खोलकर रख दिए। दीपक ने अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में ऐसा कुछ बताया कि किरण को उससे हमदर्दी हो गई, जिसे दीपक ने किरण का प्रेम समझ लिया। अब दीपक अक्सर किरण से मिलता, उसकी राह देखता, उसे अपने ऑटो से काम पर छोड़ता
और ड्यूटी पूरी होने के बाद ऑटो से उसके घर के पास छोड़ देता। दोनों की घनिष्ठता बढ़ी तो दोनों फोन पर घंटों बातें करने लगे। इतना ही नहीं, वे समय निकालकर मूवी देखते, मॉल में घूमते और शॉपिंग करते। आखिरकार एक दिन वो समय भी आ गया जब दीपक ने किरण से शादी का प्रस्ताव रखा तो किरण ने उसे हंसी में टाल दिया और कहा, मुझे तुमसे शादी करके खुशी होगी, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है। इसके अलावा हमारा एक समाज है, हम एक दोस्त है और दोस्त ही रहेंगे। लेकिन दीपक इससे संतुष्ट नहीं था। वो किरण से प्यार करने लगा था, उसे अपना जीवन साथी बनाकर अपना घर बसाना चाहता था। उसने किरण को कई बार शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन अपने मन मुताबिक जवाब ना पाकर वो उससे नाराज हो गया और उसने किरण के प्रति एक क्रूर फैसला कर लिया था। घटना के दिन रात 8 बजे दीपक ने किरण को घुमाने के बहाने से अपने ऑटो में बिठाया। फिर वो कल्याण से भिवंडी, रजनौली नाका, टाटा मंत्रा बिल्डिंग के पीछे स्थित झाड़ियों के पीछे ले गया। वहां उसने एक बार फिर किरण से शादी करने का आग्रह किया, लेकिन किरण ने इनकार कर दिया। इससे गुस्सा होकर दीपक ने किरण की ओढ़नी उसके गले में डालकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने उसके शव को पेड़ से लटका दिया। फिर उसका पर्स और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया। दीपक से विस्तार से पूछताछ करने के बाद क्राइम ब्रांच ने उसे कोनगांव थाना पुलिस के हवाले कर दिया। कोनगांव पुलिस ने उसे भिवंडी कोर्ट में पेश करके 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया। विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने दीपक को फिर से भिवंडी कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया था। दोस्तों, आज की जो दूसरी क्राइम की कहानी है वो है जोधपुर, राजस्थान से। राजस्थान के जोधपुर जिले के थाना मतोड़ा के अंतर्गत एक गांव आता है, हरलाया रामदेव नगर। इसमें दामाराम मेघवाल अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके परिवार में पत्नी कमला देवी के अलावा 5 बेटे हैं। उसने अपने 5 बेटों की शादियां कर दी थी। सभी बेटे अपने परिवार के साथ अलग अलग मकान बनवाकर रह रहे थे। दामाराम की बीवी कमला देवी भी कड़क स्वभाव की सास थी। वो अपनी बहुओं को दबाव में रखना चाहती थी। उसने ऐसा ही किया। बड़े और मंझले बेटे की शादी हुई तो इन दोनों बहुओं को उसने अपने नियंत्रण में रखा। उनसे सास कुछ भी कहती तो बहुओं की हिम्मत नहीं होती थी कि वे सास को पलटकर जवाब दे। सास द्वारा काम में टोका टोकी व हाय तौबा मचाने पर भी वे चुप रहती थी। जब छोटे 3 बेटों पुखराज, मिश्रीलाल और मदनलाल की शादी हो गई तब दोनों बड़े बेटे अलग हो गए। पुखराज व मिश्रीलाल की बीबियां प्रेमा व पिंटू सगी बहनें थी। वही मदनलाल की पत्नी उमा इनकी चचेरी बहन थी। तीनों बहनों की शादी सगे भाइयों से हुई थी। पुखराज, मिश्रीलाल और मदन राम राजमिस्त्री का काम करते थे। ज्यादातर वे अपने गांव या आसपास के गांव में काम करते थे। वे सुबह नाश्ता करके अपने काम पर चले जाते और दोपहर में घर आकर खाना खाकर थोड़ा सा आराम करके पुनः काम पर चले जाते थे। दैनिक मजदूरी 700 से 800 रुपए थी। इससे परिवार का भरण पोषण आराम से हो रहा था। इन तीनों भाइयों के घर आसपास ही थे, जबकि बड़े भाइयों के घर थोड़े दूर थे। तीनों बहनें प्रेमा, पिंटू व उमा मिलजुल कर रहती थी। ससुराल में अगर सगी बहन या चचेरी बहन की शादी होती है तो उनमें कुछ ज्यादा ही बनती है। इन तीनों के पति काम पर चले जाते तो तीनों बहनें घर का काम निपटाकर एक जगह पर इकट्ठा होकर बतियाती रहती थी, जिससे इनका टाइम पास हो जाता था। मगर इनके टाइम पास में अक्सर सास खलल डाल दिया करती थी। सास कमला देवी उनको ताने देती कि घर के काम में मन नहीं लगता, जब देखो तब बैठकर गप्पे मारती रहती हो। जब बहुएं कहती कि घर का सारा काम कर लिया है तो सास उन्हें बहुत डांटती। वो उन्हें 10 काम और बता देती कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। तीनों बहनों को सास गाली देती तो रुकती ही नहीं, वो पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। तीनों बहनें परेशान हो जाती, मगर कमला देवी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके सामने प्रेमा पड़ती तो उसे गाली और काम में मीन मेक व टोका टोकी। पिंटू पड़ती तो वही मीन मेक और हाय तौबा। उमा पड़ती तो उसे भी सास की बेवजह हाय हाय सुननी पड़ती थी। अगर ये बहुएं अपनी सास से कुछ कहती तो वो उन पर बिफर जाती और अपने बेटों के घर आने पर बहुओं की शिकायत करती कि ये तीनों बैठकर दिन भर गप्पे मारती रहती है, काम धाम कुछ करती नहीं। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो मुझे आंखें दिखाती है और जुबान लड़ाती है। मुझसे इस तरह बात करती है जैसे कि मैं इनकी बहू हूँ।
बेटे माँ की बात सुनकर अपनी पत्नियों को समझाते कि माँ जो कहती है उनके भले के लिए ही कहती है। वो बूढ़ी हो गई है, अब कितने दिन की मेहमान है, उनका सम्मान किया करो, जुबान बंद रखा करो। बेटे अपने पत्नियों को समझा कर जाते और माँ से भी कहते कि वो क्यों बेवजह परेशान होती है। अगर बहुएं काम नहीं करती तो मत करने दो, उनका बिगड़ेगा, तुम्हारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तुम राम नाम की माला जपो। मगर बेटों के समझाने का भी कमला देवी पर कोई असर नहीं पड़ता। लिहाजा उसकी और 3 बहुओं के बीच में हर रोज झगड़ा और विवाद होता था। झगड़े के कारण सब परेशान थे, मगर कलह करने वाले अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे थे। कमला देवी 62 की थी, फिर भी वो अपनी बकरियां लेकर जंगल में चराने के लिए रोज जाती थी। दोपहर तक बकरियां चलाकर वो घर आ जाती थी। घर आकर बकरियों को बाड़े में बांधकर फिर वो आराम करती। बेटे जब दोपहर में खाना खाने घर आते तो माँ घर पर आराम करते मिलती थी। लेकिन 28 अगस्त 2020 को दयाराम के तीनों बेटे पुखराज, मदन और मिश्रीलाल दोपहर को खाना खाने घर आए तो बकरियां घर के बाहर खुले में खड़ी थी। ये देखकर वे चौंके कि बकरियां आज खुली कैसे है, क्योंकि माँ पहले बकरियां बाड़े में बांधती थी। मदन व पुखराज ने माँ को आवाज लगाई, मगर कोई जवाब नहीं मिला। घर में देखा, माँ वहाँ भी नहीं थी। माँ कहाँ चली गई, ये उन्होंने अपनी पत्नियों से पूछा। पत्नियों ने कहा कि हमें पता नहीं वे कहाँ गई। तब मदन पुखराज माँ को देखने घर के बाहर बने कमरे में गए। कमरे में देखते ही उनकी चीख निकल गई, क्योंकि वहाँ पर उनकी माँ मृत अवस्था में पड़ी थी। ये नजारा देखकर बेटों के हाथ पैर कांपने लगे, वे रोने लगे। दोपहर में रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पर आ गए। बहुएं तो जोर जोर से रो रही थी। किसी ने मृतका के पिहर हरिओम नगर भीकम कौर में सूचना दे दी। भीकम कौर से मृतका के भाई भतीजे शाम होते होते हरलाया रामदेव नगर आ गए। पिहर वालों ने जब कमला देवी को देखा तो उन्हें लगा कि कमला देवी की हत्या करके शव को लटकाया गया है। मृतका के बेटे और बहुएं ये मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कमला देवी की बहुओं से पूछा तो वो कहती रही कि सास ने ऐसा अपने आप ही किया है। जबकि मृतका कमला देवी के भतीजे प्रभुराम ने बताया कि जब वो 25 अगस्त को बुआ से मिलने आया था तब बुआ ने रोते हुए उसे बताया था कि पुखराज की पत्नी प्रेमा उसकी हत्या कर सकती है, वो मारने की धमकियां दे रही है। तब भतीजे प्रभुराम ने बुआ को दिलासा दिया था कि वो वापस आकर उसके बेटों से बात करेगा। इसी बीच 28 अगस्त की शाम को प्रभुराम के कुछ रिश्तेदार उसके पास हरिओम नगर भीमकौर आए। उन्होंने बताया कि तुम्हारी बुआ कमला देवी का शायद काम तमाम कर दिया गया है। प्रभुराम ने अपनी बुआ के बेटों पर आरोप लगाया कि उन्होंने उन्हें घटना की जानकारी तक नहीं दी। रिश्तेदारों से सुनकर प्रभुराम अपने भाई भतीजे के साथ हरलाया रामदेव नगर आए। प्रभुराम ने बुआ कमला देवी की हत्या करके उनके शव को लटकाने का आरोप लगाया। रात भर इस हत्याकांड पर घर में चर्चा होती रही। मृतका की बहुओं से भी पूछताछ की गई और झांसा दिया गया कि वे सच बता दे। तब प्रेमा, पिंटू और ओमा ने सभी के सामने स्वीकार कर लिया कि उन तीनों ने ही अपनी सास की गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को लटकाया था। अब सच सबके सामने आ चुका था। लिहाजा 29 अगस्त 2020 को प्रभुराम मेघवाल ने थाना मतोड़ा जाकर थाना प्रभारी नेमाराम को अपनी बुआ कमला देवी की हत्या की सूचना देकर मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके बाद थाना प्रभारी प्रभुराम को लेकर पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर जा पहुंचे। कमला देवी का शव जिस स्थिति में था देखकर संदेह होना स्वाभाविक था कि मरने के बाद शव को लटकाया गया है। उन्होंने सूचना उच्च अधिकारियों को भी दे दी। एसपी राहुल बराड़ से निर्देश पाकर थाना प्रभारी नेमाराम ने कार्रवाई शुरू करके मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलती तब तक पुलिस जांच आगे नहीं बढ़ा सकती थी। पुलिस पूछताछ में मृतका के बहुए और बेटे कह रहे थे कि ये सब कुछ मां ने खुद ही किया है, जबकि मृतका के पिहर वाले सीधे तौर पर हत्या का आरोप लगा रहे थे। पोस्टमार्टम के बाद कमला देवी का शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया। उसी रोज मृतका का दाह संस्कार भी कर दिया गया। पुलिस को मृतका कमला देवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आई। मामला अब एकदम साफ हो चुका था। पुलिस का मकसद अब हत्यारे तक पहुंचना था। इसके बाद थाना प्रभारी ने मृतका कमला देवी के घर जाकर कड़ी पूछताछ की। पूछताछ में प्रेमा, पिंटू और उमा ने सास का गला दबाकर हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। तब पुलिस ने 1 सितंबर 2020 को प्रेमा, पिंटू और उमा को गिरफ्तार कर लिया। इन्हें थाने मतोड़ा लाकर पूछताछ की गई।
पूछताछ में उन्होंने बताया कि सास उनके हर काम में टांग अड़ाती थी। हर काम में किचकिच करने और बेवजह लड़ाई झगड़ा करने की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी। इसके बाद उन्होंने सास की हत्या की योजना बना ली। फिर 28 अगस्त 2020 को दोपहर में सास जब बकरियां चराकर घर लौटी तो आते ही उसने तीनों बहुओं से झगड़ा करना शुरू कर दिया। तब तीनों ने पकड़कर सास को गिरा दिया और गला दबाकर उन्हें मार दिया। इसके बाद उन्होंने उसके गले में रस्सी का फंदा डालकर उसके शव को कमरे की छत से लटका दिया, लेकिन जल्दीबाजी की वजह से वो उसके शव को ढंग से लटका नहीं पाए, जिसकी वजह से शव जमीन को छू रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश की मगर खून करने के बाद तीनों डर के मारे कुछ कह नहीं पा रही थी। इस वजह से जब मृतका के पीहर वालों और पुलिस ने शव लटका देखा तो संदेह हो गया था, मगर बगैर किसी सबूत के किसी पर आरोप लगाना भी ठीक नहीं था। ऐसे में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने तक गुप्त रूप से इस घटना की तहकीकात की। इस जांच में सामने आया कि बहुओं ने सास की हर रोज की किचकिच से परेशान होकर साजिश रच के हत्या कर दी। वृद्ध सास अगर अपनी बहुओं को बेटियां मानकर हर काम में मीन मेख नहीं निकालती और बहुओं के साथ प्यार का बर्ताव करती तो शायद बहुएं उसका काल नहीं बनती। तीनों बहुओं प्रेमा, पिंटू और उमा से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें 1 सितंबर 2020 को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन तीनों को जेल भेज दिया गया था। अजमेर जेल भेजने से पहले इन तीनों की कोरोना जांच करवाई गई। अगर कमला देवी अपनी आदत सुधार लेती या उनकी तीनों बहुएं सास की आदत है कहकर या सुनकर आवेश में ना आती तो उन्हें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सास की हत्या करने की आरोपी बहुएं सैकड़ों किलोमीटर दूर अजमेर जेल में बंद है। इन तीनों के पति और बच्चे अपने हाल पर है। समाज में घर परिवार की इज्जत गई सो अलग। कलह की वजह से पूरा परिवार बिखर चुका है। गलत राह पकड़ने से पहले एक बार सोच ले तो कभी परिवार नहीं बिखरेगा, वरना गृह क्लेश में ऐसा ही होता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।